बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आपके? हमने कॉस्ट फ्लो इन द प्रोडक्शन का एक क्वेश्चन किया था। आपने करना क्या है, हालांकि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम का क्वेश्चन था, आपने फिर भी एक दफ़ा इंटीग्रेटेड की एंट्री सोचनी है। उसके बाद आपने उसको सेग्रीगेट करना है और उसका तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है। अगर कोई इशू है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट तकरीबन अभी तक ना पेपर में ये एक ही सवाल आया हुआ है इंटरलॉकिंग सिस्टम का। बाकी ऑलमोस्ट सारे ही इंटीग्रेटेड सिस्टम के हैं। उसको वो कॉस्ट लेजर भी कह देता है, उसको वो फाइनेंशियल लेजर भी कह देता है, उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम भी कह देता है। जब वो अलग से गए ना फैक्ट्री लेजर और जर्नल लेजर में एंट्रीज पास करके दे, तो फिर आपने ये काम करना है। वरना अगर वो कहता है जर्नल एंट्री सिंपल आती है तो उसका वही पुराना तरीका है। ठीक होगी बात? जी मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम। आज 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बाकी सवाल आपने खुद करने हैं। कोई इशू हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा। प्लस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे लेजर्स, ठीक है? और थोड़ा सा आपको ना अगर टाइम बचा तो हम सर्विस कॉस्टिंग भी देखेंगे, ठीक है? सर्विस कॉस्टिंग का भी आई कैप का कुछ पता तो चलता नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है? ये स्प्रिंग 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, 14 मार्क्स का। लिखता क्या है? जर्नल एंट्रीज एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल लेजर। पहली बात वो कहता है फाइनेंशियल लेजर के अंदर एडजस्टमेंट करें, तो फाइनेंशियल लेजर तो वही होता है। उसके बाद वो कहता है और करनी भी एडजस्टमेंट है, और कहता है स्टोर के अंदर अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है तो वो भी बता दें। याद रखें स्टोर के अंदर ना एंट्रीज नहीं होती। आपके पास एक क्वेश्चन है कि मिर्जा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स, द कंपनी रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस एंड इशू ऑफ मटेरियल इन अ स्टोर लेजर which is not integrated with the financial ledger. It is a policy of the company to value inventories on weighted average. The valuation is carried by finance department using store memorandum record. A physical count is also carried out after 6 months. Any shortage excess is then adjusted in the financial as well as store ledger. कहता जब भी वो कोई मसला आता था ना फिजिकल काउंट में, तो वो फाइनेंशियल लेजर के अंदर भी एडजस्टमेंट कर देता है और अगर जरूरत पड़े तो स्टोर लेजर में भी। कहता फिजिकल काउंट से पता चला कि ये स्टोर के अंदर कितना लिखा हुआ है, फाइनेंशियल में क्या है और फिजिकल में क्या है। तो पहली बात तो ये मेरी सुनिएगा, हमेशा जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है ना वो इन दोनों को देख के पास की जाती है। इनका रिकॉर्ड आपस में मैच कर रहा है ना, देयर इज नो नीड फॉर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल में कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। हाँ, इनमें अगर कोई इशू आएगा तो आप उसको एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंगली, स्टॉक बढ़ा दोगे या स्टॉक कम कर दोगे। स्टोर लेजर में डायरेक्ट हम देख लेते हैं, पहले हम इनको देखते हैं। कहते हैं जनाब जरा गौर फरमाएं कि कोड आइटम कोड है, ये डेट नहीं लिखी हुई आइटम कोड है। एक स्टॉक ये है जिनके हमने देखा कि दोनों में यहां पर 20,500 स्टॉक है और यहां पर 20,000 है और यहां पर तो बराबर बराबर। तो हमने देखना ये होता है कि फाइनेंशियल लेजर को आपने स्टोर लेजर के साथ कंपेयर करोगे और फाइनेंशियल लेजर को आप फिजिकली करो। तो अगर हम फाइनेंशियल और फिजिकल को देखेंगे तो वो एडजस्टमेंट फिजिकली होगी, और अगर फाइनेंशियल और स्टोर को देखेंगे तो स्टोर के अंदर एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है? तो इसमें 500 यूनिट का मसला है और नीचे लिखा भी हुआ है, यहां पर देखिए वो कहता है जी 500 यूनिट्स वर डिफेक्टिव एंड देयरफॉर द इंटरनल ऑडिटर एक्सक्लूडेड देम व्हाइल टेकिंग टू फिजिकल काउंट। कहता है वो तो डैमेज थे स्टॉक, तो उसने कहा कि जनाब इसको निकाल दें। इंटरनल ऑडिटर ने कहा इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन स्टोर के अंदर तो पड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि उनको अगर फिजिकली हमने उनको निकाल दिया तो स्टोर से भी तो निकालो ना, फिर फाइनेंशियल लेजर के अंदर भी निकालो फिर। तो एंट्री क्या होती है मटेरियल को अगर कम करने की एंट्री, तो इसका वही नाम पहले लिखेंगे। नाम क्या है इसका? नाम पर देखते हैं, मिर्जा लिमिटेड। हाँ जी, मिर्जा लिमिटेड लिख देंगे जी। मिर्जा लिमिटेड
फिर लिख देंगे जनाब फाइनेंशियल लेजर, फिर लिख देंगे जनाब डेट हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन हो जाएगी जनाब, डेबिट हो जाएगा जी, और क्रेडिट हो जाएगा रुपीस। ठीक है जी। सबसे पहले वो कहता है कि जनाब पता चला कि 500 यूनिट्स डैमेज हैं, इसलिए उन्होंने निकाल दिए। तो ठीक है, आप अपनी ये जो स्टोर लिख दो या इन्वेंट्री लिख दो, एक ही बात होती है। मटेरियल लिख दो या स्टोर लिख दो, एक ही बात होती है। तो अब अपना स्टॉक कम कर देंगे, और स्टॉक कम करने की मैंने आपको एक एंट्री बताई हुई है कि जब भी स्टॉक कम करो कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दिया, और इन्वेंट्री या मटेरियल या स्टोर को क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से? 500 यूनिट है, और ये रेट है एवरेज रेट। हम एवरेज रेट लेंगे, करंट रेट नहीं लेंगे, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है, और एवरेज रेट लेंगे। तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। लो मेरे भाई, स्टॉक आपका 500 यूनिट कम हो गया। और ये भी आपको पता है कि हमने फिजिकली देखना है कि फिजिकली कितना है। फिजिकली कम है तो कम कर देंगे, फिजिकली ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे। ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, अगर आप यहां पर देखें तो इनके इधर भी 10,000 यूनिट्स हैं, इधर भी 10,000 यूनिट्स हैं, और इधर भी 10,000 यूनिट्स। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, यहां पर आए जरा इस स्टॉक के बारे में। कहता है दिस आइटम इज नॉट इन यूज एंड इज कंसीडर्ड ऑब्सोलीट, द एनआरवी वैल्यू इज 0.6 पर यूनिट। हमने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है 4 रुपए पर यूनिट पे, उसकी एनआरवी है 0.6 पर यूनिट। तो हमें किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? एनआरवी पे। तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है 4 से, तो हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है उससे हम कम कर देंगे इन्वेंट्री। कितना आंसर आ जाता है? 3.4। करो जरा, कितने यूनिट्स हैं मेरे भाई? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, 34,000। तो अपनी इन्वेंट्री 34,000 से कम कर देंगे, एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल या एफओएच भी लिख सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टोर लेजर या इन्वेंट्री क्रेडिट। ये स्टोर लेजर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसने बता जो दिया, इसलिए थोड़ी सी उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वरना आप रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी लिख सकते। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं अगले स्टॉक के बारे में। हर स्टॉक के बारे में कोई ना कोई बात बताई हुई है। कहता है शॉर्टेज ड्यू टू थेफ्ट। यहां पर आए, 5500 स्टोर लेजर के हिसाब से है, फाइनेंशियल लेजर में भी 5500 लिखा हुआ है, लेकिन फिजिकली 5000 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है 500 यूनिट चोरी हो गए, और चोरी की एंट्री पास करो, फिर एबनॉर्मल लॉस। मतलब कि एबनॉर्मल लॉस डेबिट, या एफओएच डेबिट, स्टोर लेजर क्रेडिट या इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी अमाउंट बोला? 500। ओके होगी बात। नेक्स्ट इन्वेंट्री है 22,500, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिसीट ऑफ 1000 यूनिट्स वर नॉट रिकॉर्डेड। कहते हैं 1000 यूनिट रिसीव किए हैं, वो लिखे ही नहीं। तो फिर लिख लेते हैं, क्योंकि स्टोर के हिसाब से 4000 है, फिजिकली देखें तो 5500 है। कहते हैं 500 में क्या फर्क आ गया? कहता द रिमेनिंग डिफरेंस इज ड्यू टू एरर इज रिकॉर्डेड द क्वांटिटी इशू। कहता बाद में ना क्वांटिटी इशू की थी, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो याद रखें जर्नल एंट्रीज ना इन दोनों का डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल एंट्रीज में फाइनेंशियल लेजर के अंदर फिजिकली और फाइनेंशियल का रिकॉर्ड देखा जाता है। फिजिकली 5500 है, फाइनेंशियली 4500 है। तो एंट्री क्या पास होगी? 1000 से अपना स्टॉक बढ़ा देंगे। स्टोर लेजर डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल या एफओएच क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 1000 यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय 2, एवरेज रेट तो 2000।
ओके होगी बात। नेक्स्ट, फिर दोनों में फर्क है 200 यूनिट्स का, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 200 यूनिट्स रिटर्न टू सप्लायर वर नॉट रिकॉर्डेड, द इनवॉइस वाज 3 पर यूनिट। आपको पता है परचेज रिटर्न एवरेज रेट पे नहीं आता, परचेज और परचेज रिटर्न एवरेज रेट पे नहीं आता, बाकी सब कुछ एवरेज रेट पे आता है। तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो से रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे। तो क्या एंट्री पास होगी, अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर डेबिट, स्टोर लेजर या इन्वेंट्री क्रेडिट, स्टोर लेजर। कितनी अमाउंट से बला, 600। ये कल बात बताई थी आपको, पहले भी पता है आपको। वेटेड एवरेज मेथड हो तब भी परचेज हमेशा परचेज प्राइस पे, रिटर्न हमेशा रिटर्न प्राइस पे, लेकिन बाकी सारा एवरेज रेट, सेल रिटर्न, डैमेज, एबनॉर्मल लॉस, सब कुछ एवरेज रेट पे। ठीक होगी बात। अब आए मेरे भाई लास्ट वन इज, अब देखिए लास्ट में इसमें भी 600 है, इसमें भी 600 है, कहता है डिस्क्रिपेंसी इज ड्यू टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ गुड्स रिसीव्ड, ये तो बराबर है, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। हाँ, इनके साथ 40 यूनिट सेट करेंगे, वो बाद में देखते हैं स्टोर लेजर को कैसे ठीक करना है, अभी तो हमने फाइनेंशियल लेजर को देखा। तो आए जाए मेरे भाई इसकी नो एंट्री, नो एडजस्टमेंट हुआ। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया जनाब, कि आपकी एंट्रीज पास करनी थी फाइनेंशियल लेजर्स के अंदर, वो हो गई। कहता है स्टेट हाउ वुड यू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द स्टोर लेजर। तो आप स्टोर लेजर में देख लें, स्टोर लेजर में मेरे भाई फिजिकली को आप जरा कंपेयर करें, जरा वापस अपने सवाल पे जाएं। हाँ जी, यहां पर 20,500, यहां पर 20,500, नो नीड फॉर एडजस्टमेंट, कोई जरूरत, एक जैसी लिखी हुई है, ठीक होगी बात। यहां पर 10,000 है, यहां पर भी 10,000 है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये दोनों ठीक है। यहां पर 5500 है, यहां पर भी 5500 है, हाँ जी, कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं, लेकिन फिजिकली 5,000 है। क्या लिखा हुआ था इसके अंदर कि आपको मजीद 500 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने अपना स्टॉक 55,500 से ज्यादा स्टोर में पड़ा हुआ, लेकिन फिजिकली तो है ही 5,000। फिर उसके बाद यहां पर आप देखें कि आपको इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी, ये सिर्फ आपने ना लिखना है स्टेटमेंट फॉर्म में कि 500 बढ़ा दो, 500 कम कर दो, बस ये। फिर आप यहां पर देखें 1200 देयर इज नो नीड फॉर एडजस्टमेंट। फिर आप अपना स्टॉक 40 से इशू कर देंगे या अपना 40 से कम कर देंगे। इसको आपने अपने फाइनेंशियल लेजर पे लेकर आना है, और फाइनेंशियल लेजर को फिजिकल लेजर में लेकर जाते हैं। ठीक होगी बात। तो ये एक थ्योरेटिकली पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये आपका सब क्वेश्चन है अकाउंट्स का, लेजर्स बनाने हैं, ये हम देखेंगे कल। और एक सवाल है कि आपको लेजर बनाकर दिए हुए हैं, स्टोर लेजर, लेबर का लेजर, ओवर, ये स्टोर मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और उसके बाद उसने वो कहता है कॉस्ट अकाउंट सिस्टम बनाया, ये कल देखेंगे ये भी सवाल। फिर एक सवाल है इसमें भी सारे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, ये भी कल देखेंगे। जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग के अंदर ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वही है, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई ऑटम 23 में 16 नंबर का सवाल है, और सवाल कुछ भी नहीं होता यार। और उसने ये भी कहा है कि बस जनरल एंट्रीज पास करें, मतलब इंटीग्रेटेड। अगर वो कहता है ना हमें कि फैक्ट्री लेजर और वो सारा अलग अलग करें, तो फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल काम होता, ये तो सिंपल है। आओ जरा देखते हैं, इसकी एंट्रीज भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है GEL इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, साइज ऑफ जॉब ऑर्डर 20 यूनिट इसके बनाने हैं, 40 यूनिट इसके बनाने और 30 यूनिट इसके बनाने। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 55, 72 और 10 उसकी सेल प्राइस पर यूनिट आ गई। कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है 600 मिलियन, 400 मिलियन। मटेरियल इशू, लो जी एक एंट्री बन गई, मटेरियल इशू करने की एंट्री बताएं। अगस्त 23 में
जो जो चीज आपको मिलती जाती है ना उसकी एंट्री बनाते जाओ। अगस्त 23 के अंदर मटेरियल इशू की एंट्री क्या पास होगी? जॉब, अच्छा हम ना सिर्फ, मैं आगे कोड नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट होना है, आप पेपर में आपने लिखना है जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, बस इतना ही लिख रहा हूं मैं। हाँ जी, मटेरियल इशू की एंट्री क्या पास होती है पता है? वर्क इन प्रोसेस, जॉब ए डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, जॉब बी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, जॉब सी। ठीक होगी बात? और आपने मटेरियल इशू की एंट्री है ना, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, बस आप वैल्यू लिख दो। 280 मिलियन, यहां पर रुपीज इन मिलियन लिख लेते हैं, यहां पर ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। हाँ जी, कितना डेबिट करना है? 281, 280। फिर आपने डेबिट करना है जनाब 176, 1760। फिर डेबिट करना है। आप ना बुक अपने सामने रख लो, मैं भी बुक सामने करूं, ताकि ना बार बार क्वेश्चन की तरफ बस देखने की बजाय ना डायरेक्ट बुक अपने सामने रखो जी। जॉब सी कितना है जनाब? 1600। ओके की बात, 1600। इसका टोटल कर दें, 280 प्लस 1760 प्लस 1600, 3640। लो जी, पहली एंट्री पास हो ही गई सवाल शुरू होने से पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कहता है जी लेबर कॉस्ट इनकर्ड, लेबर कॉस्ट इनकर्ड। अब लेबर कॉस्ट इनकर्ड की एंट्री हम पास कर लेते हैं, कितनी है? 10 मिलियन, 40 मिलियन और 20 मिलियन। तो ये भी ट्रांसफर कर दें जनाब। वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस जॉब ए, वर्क इन प्रोसेस जॉब बी, वर्क इन प्रोसेस जॉब सी, टू पेरोल पेएबल। चाहे तो आप पहले पेरोल की भी एंट्री पास कर सकते हैं, मतलब ये एक एंट्री आप पास कर सकते हैं। क्या हम एंट्री पास करते होते हैं? पेरोल डेबिट, एक्रूड पेरोल या पे रोल पेएबल क्रेडिट, ये टोटल अमाउंट से आप एंट्री पास कर सकते हैं। फिर वर्क इन प्रोसेस की एंट्री पास कर, क्योंकि लेबर ने जितनी इनकम होनी है वो सारी की सारी वर्क इन प्रोसेस पे ट्रांसफर होनी होनी है। तो समझ रहे हो? चलें, तो आओ जरा 10 40 20, 10 40 20, इसका टोटल कर दो 70। गॉट इट? नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट वो कहता है जी फैक्ट्री ओवरहेड, कहता है नोट, देखो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड आर एलोकेटेड जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट, और हैं कितने? 245। लो मेरे भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, 245 को डिवाइड करें लेबर कॉस्ट पे 70 पे, 10 से मल्टीप्लाई करें, 40 से मल्टीप्लाई करें और 20 से मल्टीप्लाई। तो अप्लाइड एफर्ट्स की एंट्री भी नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख देना कि ये मटेरियल कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री क्या पास होती है? वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी। 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? हाँ जी, 245 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 10, 35। फिर मेरे भाई 245 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 40, 140। फिर जनाब मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो 70। टू पे रोल पेएबल, सॉरी पेरोल, पेरोल पेएबल तो पेरोल। कितनी अमाउंट आ गई टोटल? 245। और माजरत है, माजरत है, ये तो पेरोल नहीं है, ये तो अप्लाइड एफओएच है, फैक्ट्री ओवरहेड।
ठीक होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है अगस्त 1623 को। बस ये थोड़ी सी एंट्रीज हैं जो कॉम्प्लिकेटेड थी। लिखा हुआ है अगस्त 1623 के अंदर ना अ स्पेशल मशीन वाज हायर्ड ऑन रेंट, और ये हमने एंट्रीज करनी है। यहां पर देखो, अगस्त के महीने की 16 अगस्त को आपने एक मशीन रेंट पे ली, 4.8 मिलियन एडवांस में पे कर दिया, और बाकी हमने कहा जी 2.4 मिलियन हम दोबारा देंगे। और है ये कितना? 3 मंथ का रेंट। अब 3 मंथ का रेंट टोटल बन गया 4.8 दे दिया, 2.4 अभी देना है। 4.8 दे दिया, 2.4 अभी देना है। कितना रेंट बन गया? 7.2। कहता है जो कि हमने 3 महीनों के एंड पे देना है। लेकिन अगस्त का कितना टाइम हमने रेंट पे लिया? 16 अगस्त को एक चीज ले रहे हो रेंट पे, तो अगस्त के महीने में कितना एक्सपेंस आएगा? अगस्त के महीने में कितना एक्सपेंस आएगा? टोटल बनता है 7.23 मंथ का, और हमें चाहिए हाफ मंथ का। हाफ मंथ का रेंट कितना बनता है? 7.2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 1.2। अब दोबारा सुने, 4.8 मंथ का एडवांस दे दिया और 2.4 अभी देना है। इसका मतलब है 3 महीने का टोटल रेंट जो बनता है ना, वो 7.2 मिलियन बनता है। 0.5 मंथ का हमें चाहिए 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। हमने 3 पे डिवाइड करके, लेकिन हमने पे अभी 4.8 ही किया है, तो हमारी जो एंट्री पास होगी ना रेंट पेड की, कैश जो हमारा क्रेडिट होगा ना, वो 4.8 ही होगा। क्या ये सारा रेंट एक्सपेंस है या सारा एडवांस है? इसमें आधे महीने का रेंट एग्जीक्यूट हो गया है, तो जितना रेंट एक्सपेंस बन गया अब वो तो नहीं डेबिट करेंगे ना, वो तो फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज हो जाएगा ना, या वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हो जाएगा ना, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड हम पहले लिख चुके हैं ना, उसको क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट चार्ज कर देते। कितनी अमाउंट आएगी? 1.2, और बाकी प्रीपेड आ जाएगा। प्रीपेड कितना रह गया? 3.6। लो मेरे भाई, देखिए 4.8 पे कर दिया, उसमें से ये 4.8 3 मंथ का नहीं है, 3 मंथ का ये बनता है टोटल। हमने पर मंथ चेक कर लिया, पर मंथ बनता है 2.4। हमारा कितना टाइम गुजरा है? 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 15 दिन, तो 15 दिन का रेंट कितना बना? 1.2। वो हो गया वर्क इन प्रोसेस में चार्ज हो जाएगा या फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज हो जाएगा, बाकी जो होगा वो स्टेट प्रीपेड रेंट होगा। ठीक होगी बात? उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बात, द कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मशीन हैव, यहां पर आगे देखते हैं, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द मशीन इनटू द साइट। कहता है वो जो मशीन हमने लेकर आए उस पर भी 0.3 मिलियन लग गया ट्रांसपोर्ट का, और वो भी इस्तेमाल तो 3 महीने होनी है। इसका मतलब है ये जो 0.3 मिलियन है, इसको भी हम डिवाइड किस पे करेंगे? 3 पे, और मल्टीप्लाई किस पे करेंगे? 0 पॉइंट। ये भी जितना चार्ज होगा ना बस उतना ही चार्ज करेंगे, बाकी इसका भी प्रीपेड में जाएगा। 0.3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 0.05। मतलब ये जो मशीन आप लेकर आ रहे हो उसका किराया जो लग रहा है वो भी तो जहरी सी बात है उसकी मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, उसके रेंट में ऐड हो जाएगा, और उसका बेनिफिट भी हमने ओवर द 3 मंथ लेना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो भी किस में चार्ज कर देंगे? हम फैक्ट्री ओवरहेड में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड ना पहले हम क्रेडिट कर चुके हैं, तो अब जो जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं हम डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में चार्ज कर रहे हैं, बाकी वो भी प्रीपेड आ जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट? टोटल अमाउंट कितनी? 0.3।
तो 0.05 कैसे आया, 0.3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, और बाकी इसका भी प्रीपेड, कितना बाकी है प्रीपेड 0.25। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है जॉब 8 was completed on 25th August. Upon completion, unused material costing 5 million transferred to B31। क्या हुआ, एक का जो मटेरियल है वो बच गया, हमने तो सारा इशू कर दिया था, हमने तो एंट्री पास कर दी थी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट। कहता है वो एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर दिया, तो एक का वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा, दूसरे का वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। जिसमें गया उसका वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, और जिससे गया उसका वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि मटेरियल तो आपने इशू कर दिया था, और मटेरियल इशू करने का मतलब है आपने वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया था, लेकिन वो इतना इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो वर्क इन प्रोसेस कर देंगे क्रेडिट। 5 मिलियन क्या है, 5 मिलियन। नेक्स्ट कहते हैं all 20 units were transferred to the finished goods store, from which 14 units were transferred to the client and 6 units वो बाद में, वो तो बाद में, पहले तो स्टोर की एंट्री पास करो ना 20 यूनिट्स। तो इसकी पहले हम कॉस्ट चेक कर लें, क्योंकि कॉस्ट जहरी सी बात है, हम एंट्री अब क्या करने जा रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स ए की डेबिट, फिनिश्ड गुड्स ऑफ ए डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो लो मेरे भाई, जितना वर्क इन प्रोसेस ए की वजह से डेबिट हो चुका है वो तो पहले कैलकुलेट कर लो ना। आओ जरा उसको कैलकुलेटर निकालो, अपना अपना कैलकुलेटर निकालो, शुरू से जॉब ए को कंप्लीट करते हैं। लो मेरे भाई, सबसे पहले यहां पे देखें जरा ए के बारे में, इसका कुछ तो ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ था 600 मिलियन का, 600 मिलियन का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ, ठीक होगी बात। फिर आ जाओ 280 मिलियन मजीद इशू किया, 10 मिलियन लेबर ऐड किया, 35 मिलियन, फिर उसके बाद और वर्क इन प्रोसेस ए का, ये 1.2 किसका था, ए का था किसी और का था, वर्क इन प्रोसेस किसके लिए मशीन चाहिए थी ऑन 31 अगस्त, मशीन जॉब सी के लिए चाहिए थी, सॉरी ये तो जॉब सी के लिए, इसका कोई मसला नहीं है। और उसके बाद 5 मिलियन माइनस कर देंगे, ये देखें क्योंकि ये भी एक है, लो मेरे भाई जल्दी से मुझे ना मशीन ए का वर्क इन प्रोसेस टोटल करके बताएं। जी मेरे भाई जल्दी कर ले, कैलकुलेटर निकाल लेना, 5 माइनस हो जाएगा 600 एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि वो भी तो उसी का खरीदा हुआ, पहले तो वही इस्तेमाल होता है ना फाइफो मेथड के अंदर। उसके बाद प्लस किया, ये 5 माइनस कर लो, प्लस किया 280, प्लस किया 10 लेबर वाला, प्लस 35 किया ओवरहेड वाला, और -5 किया वो जो प्रोसेस ट्रांसफर कर दिया। 920 मिलियन कॉस्ट लग चुकी थी इसके ऊपर, जितना वर्क इन प्रोसेस डेबिट और क्रेडिट हो गया, अमाउंट कितनी आ गई 920 मिलियन, 920। और आपको पता है 920 मिलियन के अंदर कितने यूनिट तैयार हुए हैं, 20 यूनिट। ये देखिए साइज ऑफ जॉब ऑर्डर इज 20 यूनिट्स पहला, ठीक है। तो इसको 20 पे डिवाइड कर दें तो हमें पर यूनिट कॉस्ट का भी पता चल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बाद में बताता हूं। 46 एक यूनिट बनाने पे 46 कॉस्ट लगी है। आओ जरा
उसने क्या कहा है, कहता है इसमें से ना कितने यूनिट हमने बेच लिए अगस्त के अंदर, 14 यूनिट बेच दिए, 6 यूनिट अगले साल अगले महीने बेचे। अगले महीने तो हम जाएंगे नहीं, हम अभी 14 यूनिट बेचते हैं। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, हाँ जी, कीमत क्या है इसकी, किस कीमत पे बेचे, यहां पर देखो 55 रुपीस, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 55। और एक और एंट्री पास होती है, सेल की 2 एंट्रीज होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। लाओ मेरे भाई आ जाओ जरा, 14 मल्टीप्लाइड बाय 55, 770। और कॉस्ट ऑफ सेल की कभी भी एंट्री पास नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ सेल करोगे 46 से, क्योंकि एक यूनिट को बनाने का खर्चा 46 आया था। तो 46 मल्टीप्लाइड बाय 40, 644। ओके की बात क्लियर है, ये बात, आगे चले। नेक्स्ट आ जाए मेरे भाई, अगली जॉब कौन सी है आपकी, अगली जॉब आपके पास यहां पर देखें, वो कहता है 31 अगस्त को 16 यूनिट्स ऑफ जॉब वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द फिनिश्ड गुड्स। आ जाए जनाब, 16 यूनिट तैयार हो गए, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट ऑफ बी। तो चले जरा वर्क इन प्रोसेस पहले प्लस तो करें उसका सबका, और ये जो 5 मिलियन बी में ट्रांसफर हुए ये भी ऐड करने हैं। आओ जरा वर्क इन प्रोसेस को देखते हैं, बी का कैलकुलेटर निकालें, अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लें मेरे भाई। बी का एक तो ओपनिंग स्टॉक है या नहीं, हाँ जी 400 ओपनिंग स्टॉक है, 400 वो आ गया, प्लस 140 प्लस ये प्रीपेड, ये तो सी का था, और कौन सा है 40 प्लस 1760, 40 के बाद प्लस 1760, और प्लस जो 5 मिलियन आया था इससे, ये प्लस 5, कितनी कॉस्ट टोटल बढ़ गई हमें मेरे भाई, 2 3 4 5। ये कितने यूनिट्स इससे बने हैं, बी टोटल 40 यूनिट थे, बी के टोटल 40 यूनिट थे, हाँ जी बी के टोटल 40। अच्छा नीचे जरा आए, यहां पर ये पॉइंट बी को कंप्लीट करना, वो कहता है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द फर्दर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विल अमाउंटेड टू ₹95 मिलियन। 16 यूनिट कंप्लीट हुए हैं, 40 यूनिट बनाने थे, 95 मिलियन और कॉस्ट लगेगी। मतलब ये जो आपने कॉस्ट तैयार कर ली है, इसमें 95 और ऐड करें तो कितनी अमाउंट आ गई, 2440। और ये 16 यूनिट्स पे नहीं आई, ये आई है 40 यूनिट्स पे, तैयार 16 यूनिट हुए हैं। तो कितनी कॉस्ट आ गई हमारे पास, टोटल डिवाइड बाय 40, एक यूनिट की 61 कॉस्ट आ, और मल्टीप्लाइड बाय 16 करो, मल्टीप्लाइड बाय 16 तो हमारे पास आ जाएगा 976, 970। तो एंट्री पास कर ले मेरे भाई, 976, 976। वो क्या कहता है कि 16 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द स्टोर। आगे देखते हैं, इन अ फायर ऑफ 10th August some of the material issued on job C having a cost 18 million destroyed, 80% of the material were insurance and, और कहता है 80% इंश्योरेंस मिल गई
और 1 मिलियन हमने उसकी स्क्रैप को बेच के ले लिया। तो मेरे भाई पहले तो सी की कॉस्ट का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो, बल्कि उसने बता दिया है 18 मिलियन, जरूरत नहीं है, वैल्यू बता दिया है। कहता है मटेरियल इशूड हैविंग अ कॉस्ट 18 मिलियन। तो लॉ मेरे भाई आपका जो वर्क इन प्रोसेस सी है 18 मिलियन से, वो तो हो गया जाया। वर्क इन प्रोसेस सी जो है वो तो हो गया जाया। उसके बदले आपको कुछ पैसे रिकवर हो गए बाकी एसपीएल के अंदर। कितने पैसे रिकवर हो गए? 1 मिलियन मिल गया आपको स्क्रैप सेल करके, और 18 मिलियन का 80% मिल गया आपको उसको इंश्योरेंस से। तो 18 मिलियन का 80% प्लस 1 मिलियन, कितने पैसे मिल गए? 15.4, और माइनस कर दो 18, तो आपको लॉस कितना आ गया? 2.6। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इंश्योरेंस मिल गई तो 1 मिलियन इंश्योरेंस वाले ले जाएंगे। ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर कि स्क्रैप अगर इंश्योरेंस वाले ले जाएंगे तो फिर हमें नहीं मिलेगा, और अगर इंश्योरेंस वाले नहीं लेकर जाते तो फिर तो जाहिर सी बात है हमारी, हम बेच नहीं। लो मेरे भाई एंट्रीज हो गई इसकी। 16 नंबर का ये सवाल है, वो तसल्ली हुई थोड़ी सी। इंटीग्रेटेड सिस्टम बहुत आसान है। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं ताकि थोड़ी सी तसल्ली आपकी बढ़ जाए, और अब सारे सवाल ऐसे ही हैं। आपने इसके बाकी सवाल करने हैं जनरल एंट्रीज के, उसमें अगर कोई इशू आता है तो फिर आपने मुझे बताना है, हम उसको हल कर लेंगे, या मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा ऑब्वियसली, इसके सोल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है तो उसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नहीं होगी उसकी रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर आपका लेजर्स का और सर्विस कॉस्टिंग का होगा। और एक सवाल रिकंसिलिएशन का मैंने आपसे कहा है कि वो भी मैंने आपको करवाना है, वो एक दफा देख लेना। तो हाँ जी मेरे भाई, आप तीसरे सवाल पे आए जरा, यानी ओवरऑल तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ तो दूसरा है। लिखा हुआ है RIL, ये ऊपर तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये एक दफा पढ़ लें आप। अब आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर। ये 2018 में 13 मार्क्स का आया हुआ, ठीक है, और प्रीवियस जर्नल एंट्री, जिसकी भी हमने जर्नल एंट्री ही पास कर, आपको ऑर्डर मिल गया 5400 3600 का, यूनिट्स हैं ये, और यहां पर लिखा हुआ है ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब्स 54 kg चाहिए और 30 रुपए का 1 kg है। तो जरा चेक कर लें हम कितनी चीज चाहिए। 5400 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 30, और 3600 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 30। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 5400 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 30, 388 इन 1000 में कर लेते हैं, और 3600 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2592। इसमें एक मसला है, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि अच्छा ये हमारी परचेज है। वो मेरे भाई ये सेल है, ये जो आपको जॉब ऑर्डर मिलता है ना, ये सेल के लिए मिलता है, उसको हमने चीज भेजनी है, बेचनी है, ठीक है ना। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो यही आपकी परचेज है, यही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा तो परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो गिवन होगा, ये तो मैंने सेल करनी है, तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है कि इतने हमने यूनिट बना के देने हैं, तो इतनी हमारी कॉस्ट लगेगी उन यूनिट्स पे जो सेल करने। क्योंकि नीचे आप देखिए तो वो कहता है जी ओपनिंग स्टॉक भी आपके पास पड़ा है और क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा है, तो यहां से हम परचेज खुद फाइंड करेंगे, इतनी कॉस्ट ऑफ सेल है। तो अगर हम क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये जो अमाउंट गिवन है दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल, नॉट परचेजेस, क्योंकि ये चीजें हम जब बना के बेचेंगे तो जो बेचने की यूनिट के ऊपर कॉस्ट आती है वो कॉस्ट ऑफ सेल होती है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 2940 प्लस परचेज हमने फाइंड करनी है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 1740,
इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लें, 388 प्लस 2592 6480। लो मेरे भाई, इसमें हमें परचेज चाहिए तो प्लस कर दे 1740, माइनस कर दे 2940। कितनी वैल्यू आ गई? 5280। आपने मटेरियल इतने का खरीदा होगा और उसमें से जितना बेचना है बाकी क्लोजिंग स्टॉक भी बच जाएगा। अगर हम मटेरियल परचेज की एंट्री पास करते हैं, अगर हम मटेरियल परचेज की एंट्री पास करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर डेट लिख देना। तो मटेरियल की एंट्री क्या होगी? मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 5280 से, 5280। ओके की बात। दूसरी कहानी, इशू कितना किया अब बताएं। F1 के लिए 3888 और F2 के लिए 2592। ये है इशू फॉर प्रोडक्शन। इतना इस्तेमाल किया तो एंट्री पास होगी मेरे भाई, वर्क इन प्रोसेस F1 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस F2 डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी अमाउंट? वही अमाउंट कितनी टोटल आई थी? 6480। 6480। जॉब ए के ऊपर 3888 259। ये मटेरियल खरीदने की, ये मटेरियल इशू करने की। फिर उसके बाद वो कहता है लेबर इतनी इस्तेमाल हुई। जितनी लेबर इस्तेमाल होती है वो वर्क इन प्रोसेस में डेबिट होती है। नंबर ऑफ आवर्स भी उसने बता दिए और रेट भी बता दिया। तो करो जरा मल्टीप्लाई, 27500 मल्टीप्लाइड बाय 360, 9900,000। अच्छा, इसमें पहले चाहे आप एक दफा एंट्री पास कर दें पेरोल की, या डायरेक्ट, क्योंकि इस्तेमाल हुए हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। F1 F2 9900 F1 के और 21600 मल्टीप्लाइड बाय 400, 8640, 8640 टू पेरोल। लेबर भी लिख सकते हो, पेरोल भी लिख सकते हो। दोनों को प्लस कर दे, 9900 प्लस 8640, 9900 प्लस 8640। कितनी अमाउंट आ गई? 18540। ठीक होगी बात। उसके बाद ओवरहेड पे चलते हैं जनाब, या अगर कोई लेबर की पेमेंट की बात हो रही है तो वो कर लेते हैं। वेजेस वर पेड, पे हो गए भाई। इनकम टैक्स विद हेल्ड 500, डिडक्शन भी है इसके अंदर। एंड विच वुड बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। लो मेरे भाई, मैं कहता हूं एक एंट्री हम और एक्स्ट्रा पास कर लें। यहां पर एक एंट्री क्या पास करेंगे? पेरोल 18540, डिडक्शन 500 और पेएबल कितना आ जाएगा? 18040। ठीक है। फिर ये वर्क इन प्रोसेस की एंट्री। फिर हम एंट्री पास कर देते हैं पेमेंट की। अब पेमेंट की जब एंट्री पास करेंगे तो हमारी डिडक्शन डेबिट हो जाएगी 500 से, हमारे पेएबल भी डेबिट हो जाएंगे 18040 से, और हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा 18540 से। पहले वर्क इन प्रोसेस में 3 एंट्रीज होती है मेन, इनकर्ड की, फिर वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करने की और पेमेंट की। ठीक है, जिसमें वर्क इन प्रोसेस की इंतहाई इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, बाकी कभी आई कैप छोड़ देता है, कभी एंट्री पास कर देता है। आगे कहता है जॉब F1 was in process at the month end, however job F2 was completed during the month। एक जॉब अभी इन प्रोसेस में है और एक कंप्लीट हो गई है। जो कंप्लीट हो गई है and finished were sent to the warehouse, during the delivery to the customer 500 units were damaged,
लो जी, डैमेज वाला काम भी अगर 500 यूनिट डैमेज हो गए और कहता है कि वो किस पे अब हो जाएंगे, बैडली, एंड देयर रिलाइजेबल वैल्यू इज 50% ऑफ द कॉस्ट। टोटल लेबर आवर यूटिलाइज्ड 100,000, 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 150, अप्लाइड एफओएच भी आ गए। अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल और एक्चुअल ओवरहेड भी आ गए आउट ऑफ 40% फिक्स। तो इसमें फिक्स का तो चक्कर ही नहीं होता, कौन से हम अलग एंट्री पास कर रहे होते। तो सबसे पहले अप्लाइड एफओएच निकालते हैं लेबर आवर के ऊपर। हाँ जी, कैसे, वर्क इन प्रोसेस F1, वर्क इन प्रोसेस F2। F1 के नंबर ऑफ आवर्स हैं 27,500, 27,500 मल्टीप्लाइड बाय 120, क्योंकि रेट 120 है, और 21,600, 21,600 मल्टीप्लाइड बाय 120। अप्लाइड एफओएच है ना। टू फैक्ट्री ओवरहेड, कितनी टोटल अमाउंट आ गई, 27,500 मल्टीप्लाइड बाय 120, 33,000, 21,600 मल्टीप्लाइड बाय 120, 21,600, 2592, तो 3300 प्लस 2592, 5892, 5892। ओके की बात, चेक करते जाएं 5892। आगे चलते हैं, एक्चुअल की भी एंट्री पास कर दो। एक्चुअल एफओएच क्या होती है, एक्चुअल एफओएच की एंट्री वो पता है, एफओएच डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 11,000 से। अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, हाँ जी बताएं जरा, अंडर या ओवर अप्लाइड बताएं। अब देखो क्वेश्चन पे जाओ जरा, यहां पर उसने लिखा हुआ है कि टोटल लेबर आवर यूटिलाइज्ड 1 लाख टोटल, जिस पर जो हमारी प्रोडक्शन पर अप्लाई हो सकता है, कोई F3 भी बना रहे हो, तो जो टोटल हमारे फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाई होंगे ना प्रोडक्शन के ऊपर, वो जो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 120, मतलब तकरीबन ये आ जाएगा 1200,000, 12 मिलियन। और एक्चुअल में कितने इनकट हुए, 11 मिलियन। तो हमने जो अपनी प्रोडक्शन को चार्ज किए वो तो हमारी F1 और F2 के हैं, लेकिन टोटल 10,000 घंटे अप्लाई हुए हैं। तो हमारे पास एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय रेट होता है। उस एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में जो हमारे घंटे हैं वो हमने अपने को चार्ज कर दिया है। बाकी ओवर और अंडर जो ओवर अप्लाई के लिए ना, हमारे पास क्या होगा कि 12,000 अप्लाई होगा, 11,000, ये मोस्टली ऐसा आता नहीं है पेपर में। तो क्या एंट्री पास करेंगे, वो अंडर अप्लाइड से तो ये ओवर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ सेल, ओवर अप्लाई कितनी अमाउंट से, 1,000 से। आप कहेंगे सर हमने तो अप्लाई कम किए थे, नो डाउट आपने कम अप्लाई किए थे, लेकिन वो सिर्फ F1 और F2 के थे, लेकिन टोटल जो अप्लाई हुए हैं उस फैक्ट्री के ऊपर वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करके, ठीक होगी बात। अब उसके बाद उसने कहा है कि जो चीजें इन प्रोसेस में उनको तो छोड़ो, जो चीज तैयार हो गई है उसका फाइंड करो जरा। आ जाओ जरा, जो चीज तैयार हो गई है उसका हम फाइंड कर लेते हैं। F2 तैयार हो गया ना, कैलकुलेटर निकालो, 2592 प्लस 8640 प्लस जिधर जिधर उसका वर्क इन प्रोसेस है ना उसको पकड़ लो। F2 का ये वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ, प्लस 2592 और इसका वर्क इन प्रोसेस खत्म। कितनी वैल्यू आ गई, फिनिश्ड गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस F2 क्रेडिट, कितनी अमाउंट, 13,824, 13,824।
तो बात समझ रहे हो? लो मेरे भाई आगे चलते हैं। एक डैमेज वाला सीन रह गया हमारा। कौन सा डैमेज हुआ है? F2। और F2 के टोटल जो यूनिट्स हैं वो कितने बनाने थे हमने? 3600। 500 यूनिट डैमेज हो गए। तो मेरे भाई 13824 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 3600। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई हमें? 3.84। इसमें से जो 500 यूनिट है वो डैमेज हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 500। 500 की जो कॉस्ट है वो आ गई 1920। अब आगे वो कहता है, वो कहता है डिलीवर टू द कस्टमर 500 यूनिट्स वर डैमेज बैडली एंड देयर एनआरवीएस। और कहता है कस्टमर को भी भेज दिए थे। अगर कस्टमर को ना भेजते ना फिर तो ठीक था। अब हमारा जो स्टॉक कम होगा वो तो हुआ पूरा का पूरा कम, क्योंकि कस्टमर को भेज दिए। तो क्या एंट्री पास होगी? फिनिश गुड्स F2 1920। जो तो एनआरवी की वजह से कम हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल जो उसका 50% है, कहता 50% रिकवरेबल है, बाकी लॉस है। कितना आएगा 50% इसका? 960। और कहता बाकी एसपीएल में चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसका हमें नुकसान हो। ठीक होगी बात? चले जनाब, ये सवाल भी आपका हो गया कंप्लीट। और बाकी आपने करना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी रहने दे, ये अकाउंट्स ये कल कर लेना, और 5 और 6 भी करना है, क्योंकि 5 तक ही है। ये आपने क्वेश्चन करने हैं कल मेरे भाई, 3 4 5, मतलब 3 और 5। और ठीक है, तो कल मैं आपको इसके लेजर बताऊंगा। बाकी सवालों में अगर कोई इशू है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह।